हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने पॉडकास्ट बर्डिंग रूबरू के तहत। पिछला पॉडकास्ट बनाए हुए लगभग मुझे 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट। जो मेरी एक फ्रेंड हैं डॉक्टर रिद्धिमा सोलंकी, उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था पॉडकास्ट के फॉर्म में। WWF के साथ काम कर रही थी वो। और मेरा जो सोलो पॉडकास्ट था लास्ट, वो तो 1.5 साल पुराना हो गया, माय जर्नी टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। तो ये पूरा जो पॉडकास्ट है वो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज का पॉडकास्ट मैं क्यों बना रही हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी जो मैं आजकल शॉर्ट्स बनाती हूँ जो यूट्यूब पे डालती हूँ, जो मैं कहीं पर बर्डिंग ट्रिप पे गई या वैसे किसी ट्रिप पे गई, वहाँ पर जो भी मुझे बर्ड्स मिलती हैं उनका मैं शॉर्ट्स बना के डालती हूँ। वही शॉर्ट्स मैं रील के फॉर्म में इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर देती हूँ और ऑटोमेटिकली फेसबुक पर भी शेयर हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो यूट्यूब पे कर रहे हैं काम, वो इसी तरह से कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि रिसेंटली जो इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स शेयर की, उसका रीच काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें आपको मिल जाएगा कि ज़्यादा लोग आपके रील्स पर कमेंट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं आपसे, कंपेयर टू यूट्यूब। तो उसमें मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स मिले जिनको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि जो साधारण जो जनता है इस देश की, मतलब जो 5% लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, जो जानबूझकर बदमाशी करते हैं या जानबूझकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो भी कमेंट करते हैं उस पे। ऐसे कुछ लोगों को मैंने ब्लॉक भी कर दिया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से। लेकिन जो बाकी लोग हैं, वो इसलिए ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं क्योंकि शायद उनको पता ही नहीं है रूल्स के बारे में या लॉज के बारे में। इग्नोरेंस, मतलब उनको ज्ञान नहीं है इसका। ये भी थोड़ी आश्चर्य की बात है क्योंकि आज के समय में इंटरनेट हर कोई देखता है और इंटरनेट पे ऐसे अनगिनत वाइल्ड लाइफ के चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक पर बोल रहे हैं लोग, इंस्टाग्राम पर बोल रहे हैं, जो कि नेचुरलिस्ट हैं और उनको पता है वाइल्ड लाइफ के लॉज के बारे में। उसके बाद बारे में वो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जो वाइल्ड लाइफ की क्राइम्स हो रही है अलग अलग जगह पर, उसके बारे में भी बात करते रहते हैं। लेकिन समहाउ इन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, इसलिए वो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, जैसे कि मेरे कुछ रील्स जो काफी ज्यादा चले, मिलियन में भी गए, उसमें एक जंगली मुर्गे का था जो पाखरो रेंज में देखा था हमने। एलिफेंट डंग में से वो कीड़े खोद के खा रहा था। ये एक नेचुरल जो है बिहेवियर है जंगल, जो रेड जंगल फाउल होता है। उसी तरह मोरघट्टी एफआरएच में गई थी, वहां पर उस एफआरएच के कैंपस में रेड जंगल फाउल मेल और फीमेल हमने देखा और उसमें उस वो भी काफी चला था वो शॉर्ट्स। उसके बाद एक अलेक्जेंड्रीन पैराकीट का मैंने पोस्ट किया था, वो भी काफी चला था। तो इन पर ज्यादातर जो कमेंट्स आए, उनको ये लगा कि ये कोई पोल्ट्री या पेट शॉप है और उनके सवाल ऐसे थे कि ये कितने में मिल रहा है, हम कैसे खरीद सकते हैं, कॉन्टैक्ट बताइए, ये वो, इस तरह की चीजें। तो इसका मतलब ये है कि उनको ज्ञान है ही नहीं इस बात का कि जबकि वहां पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि उसका लोकेशन क्या है, वो जंगल के अंदर है, कालाघाट टाइगर रिजर्व, मोरघट्टी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। ये सब चीजें पढ़ने के बाद भी उनको समझ में नहीं आया कि ये जंगल के वातावरण में है, जंगली जानवर हैं, जंगली पक्षी हैं। इनको ट्रैप करना या इनको खरीदना बेचना ये क्राइम है। उसी तरह अलेक्जेंड्रीन पैराकीट के वीडियो पर भी इस तरह के कमेंट्स आए थे। उसमें से मैंने एक बंदे को ब्लॉक भी कर दिया, जिसने ये बोला था कि ये हमारे भिवंडी में ऐसे बहुत सारे पैराकीट मिलते हैं, कितने चाहिए ले जाओ। मतलब ये है कि वो पेट ट्रेड में इन्वॉल्व हैं लोग। अभी रिसेंटली मैंने अभी पिछले पिछले वीडियो में मेंशन किया था कि जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर पकड़े गए थे लोग जो कि पैराकीट स्मगल करके ला रहे थे राजस्थान से, दिल्ली एनसीआर में बेचना चाह रहे थे। तो वो सारा जो है ये पेट ट्रेड के तहत ही इन लोगों को पकड़ा गया है और वो इलीगल है। तो आज का जो मेन टॉपिक है उस पर मैं आती हूँ कि जो ये बताती रहती हूँ मैं कि ये इलीगल है, आपको इसमें पनिशमेंट मिलेगी। तो एक्चुअली जो पनिशमेंट किस चीज़ के तहत मिलेगी उसके बारे में मैं बताती हूँ, क्योंकि वो डिटेल में दूसरे वीडियोज़ में बताना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पॉडकास्ट में बताना ज़रूरी हो जाता है। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके तहत ये सारी चीज़ें इलीगल समझी जाती हैं, वो क्या है? उसको शॉर्ट फॉर्म में WLPA कह देते हैं, मतलब कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1972 में शुरू हुआ था ये और उस समय मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। उसके 1 साल बाद ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी उन्होंने 1973 में। तो ये जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया था, ये इस इरादे से पास किया गया था कि जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब वन्य जीवन,
उसकी सुरक्षा के लिए ये कानून पारित किया गया था। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि जो टर्म्स हैं, जैसे वन्य जीवन किसको कह रहे हैं हम, हंटिंग मतलब कि शिकार, ये किसको कहा जा रहा है, ट्रॉफी किसको कहा जा रहा है, वो देख लेते हैं पहले। तो वन्य जीव ऐसा नहीं है कि केवल टाइगर, हाथी या लेपर्ड या बड़े बड़े जानवर हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जानवर वन्य जीव में काउंट होता है। चाहे वो स्तनधारी हो मतलब मैमल हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो रेप्टाइल हो, जैसे कि आपके मगरमच्छ हो गए, अलग अलग तरह की छिपकलियां हो गई, सांप हो गए, चाहे वो आपके एम्फीबियन हो मतलब मेढक की फैमिली के लोग जो जानवर हैं वो, चाहे मछलियां हो, चाहे कीट पतंगे हों, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हों, या फिर पौधे हों, ये सब वन्य जीवन में काउंट होता है, वाइल्ड लाइफ में काउंट होता है। दूसरी चीज, हंटिंग क्या है? हंटिंग या शिकार सिर्फ जानवर को मारना नहीं है। जैसे आपने सोचा कि हंटिंग का मतलब ये है कि शिकार किया आपने ट्रॉफी के लिए, मतलब कि उसको आप सजाने के पर्पज से आप ले जाना चाह रहे हैं, या आपने खाने के पर्पज से आपने किसी जानवर या पक्षी को मारा, नहीं। वो तो है ही, जो आप मारते हैं किसी जानवर, पक्षी या किसी भी जीव को जो कि वाइल्ड लाइफ में आता है, वो तो हंटिंग है ही। उसके अलावा ट्रैपिंग मतलब कि उसको किसी भी तरह के स्नेयर या किसी भी तरह के ट्रैप या किसी भी तरह के पिंजरे में कैद करना, केजिंग मतलब पिंजरे में कैद करके ले जाना, और सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग मतलब कि उन जानवरों को या पक्षियों को आपने इस इरादे से पकड़ा है या कैद किया है कि आप उनको बेचकर कुछ पैसे कमा सको, ये है पेट ट्रेड, और ये इलीगल है। वन्य जीव को यदि आप पकड़ के वाइल्ड के एटमॉस्फेयर से आप पक्षी या जानवर को पकड़ कर ले जा रहे हैं और बेच रहे हैं, तो वो इलीगल है। जो कैप्टिविटी में ही पक्षी पैदा हुए हैं या जानवर पैदा हुए हैं, जिनको कहीं पे ब्रीड किया जा रहा है, जो लीगलाइज्ड ऑथराइज्ड सेंटर है, उसके लिए वो इलीगल नहीं, क्योंकि उसने परमिशन ली हुई है, रिक्वायर्ड अथॉरिटी से उसने परमिशन ली हुई है, वो ब्रीडिंग करवा रहा है या वहां पे वो कर रहा है। अगर वो नॉर्म्स के अंदर नहीं कर रहा है तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन यदि आप जंगल जाकर वहां पे जाल बिछाते हैं, आप पिंजरा रखते हैं और वहां से पक्षियों या जानवरों को पकड़ के लाते हैं और उनको मार्केट में बेचते हैं, तो ये इलीगल है, इसके तहत आपको सजा हो सकती है। और उसके अलावा हो गया कि उसके शरीर के अंगों को, मतलब यदि आप इस इरादे से किसी जानवर को मारते हैं कि उसके शरीर के किसी भाग को आप निकाल कर बेचेंगे, उससे पैसे कमाएंगे, तो वो भी हंटिंग के तहत आता है। ट्रॉफी मैंने बता दिया आपको क्या है। अब इस बात पे आते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है एक्चुअली। जो ओरिजिनली 1972 में बना था, उसमें 6 शेड्यूल थे। जो पहला शेड्यूल था उसमें वो जानवर रखे गए थे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड थे, जिसमें पक्षी भी थे, एम्फीबियंस भी थे, रेप्टाइल्स भी थे, स्तनधारी जीव भी थे मतलब मैमल्स भी थे। तो इसमें वो प्राणी थे जिनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला हुआ था, क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसके बाद आया शेड्यूल 2, जिसमें हाई प्रोटेक्शन वाले जानवर है, मतलब वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है लेकिन फिर भी वो थ्रेटन्ड या वर्नरेबल है। ये जो टर्म्स है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, थ्रेटन्ड, वल्नरेबल, ये सारे IUCN के तहत बनाए गए हैं, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो शेड्यूल 2 ये हो गया। उसके बाद आपके जो शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 के जो जानवर थे, उन जानवरों को मॉडरेट टू लो प्रोटेक्शन दिया गया था, मतलब कि ये संख्या में बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी प्रेफरेबली इनको मारना नहीं है, मतलब मॉडरेट और लो लेवल का प्रोटेक्शन शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 के प्राणियों को मिला हुआ था। शेड्यूल 5 जो है वो उन प्राणियों का था जिनको 1972 में वर्मिन समझा जाता था। वर्मिन मतलब पेस्ट, मतलब वो प्राणी है जो नंबर में इतने ज्यादा हैं और वो बाकी के जो भी प्राणी हैं उन सब के लिए एक समस्या बने हुए हैं। जिसमें 1972 में कौओं को, फ्रूट बैट्स को और चूहों को रखा गया था इस कैटेगरी में। चूहे तो आज भी वर्मिन है, पेस्ट है, नो डाउट, आपको पता है, लेकिन कौए और बैट्स अब वर्मिन नहीं है। कौए और बैट्स की संख्या भी कम हो गई है। तो इसलिए शेड्यूल 5 जो 1972 का था, उसमें जो वर्मिन कैटेगरी रखी गई थी वो बाद में हटा दी गई है। वो किस अमेंडमेंट में हटाई गई वो अभी आपको बताऊंगी मैं।
तो ये हो गया शेड्यूल 5। शेड्यूल 6 में सारे प्लांट्स को रखा गया था, पेड़ पौधों। अब आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पर। तो सबसे पहला अमेंडमेंट जो इसमें हुआ 1982 में अमेंडमेंट हुआ, जिसमें कि इसके जो रूल्स थे उनको और टाइटन कर दिया गया, जिससे कि ये ठीक तरह से काम कर सके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ठीक तरह से लागू हो सके। उसके बाद जो अगला अमेंडमेंट था मेरे ख्याल से 1986 में था। उसके बाद 1991 में जो अमेंडमेंट आया उसमें हाथी दांत के ट्रेड को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था 91 में। उसके बाद और काफ़ी सारे अमेंडमेंट होते रहे, जिसमें से इम्पोर्टेंट था 2002 का अमेंडमेंट, जिसमें कि कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व को ऐड किया गया था। ये मैंने डिटेल में पहले भी डिस्कस किया है, पॉडकास्ट के फॉर्म में नहीं, पॉडकास्ट के फॉर्म में भी कर दूंगी। लेकिन जब मैं अभी चीला रेंज की सफारी पे गई थी राजा जी नेशनल पार्क में, तो उसमें मैंने टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था। तो इनको ऐड किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 2002 के अमेंडमेंट के तहत। 2006 में इसमें एनटीसीए को ऐड किया गया, मतलब जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसको इसमें ऐड किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। और जो सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इसमें हुआ है आज तक की डेट में, 2022 का अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में जो ओरिजिनल जो 6 शेड्यूल थे उससे कम करके 4 शेड्यूल रह गए। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि जो शेड्यूल 5 था जिसमें वर्मिन डाले गए थे, जो क्रो, फ्रूट बैट और चूहे, उस शेड्यूल को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि अब वो लागू नहीं है। मतलब जो प्राणी उसमें लिखे गए थे वो अब वर्मिन नहीं है, उसमें से कुछ तो वल्नरेबल हो गए हैं इनफैक्ट। तो शेड्यूल को पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो शेड्यूल 1 और 2 थे ओरिजिनल वाले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, उनको मिलाकर शेड्यूल 1 कर दिया गया है। और जो 3 और 4 के जानवर थे उनको मिलाकर शेड्यूल 2 कर दिया गया है। शेड्यूल 3 में सारे प्लांट्स को रख दिया गया है, मतलब जो शेड्यूल 6 था पहले का वो अब शेड्यूल 3 हो गया है। तो जो चेंजेस हैं वो ये हैं कि शेड्यूल 1 और 2 को कंबाइन करके शेड्यूल 1 कर दिया गया है, 3 और 4 को कंबाइन करके शेड्यूल 2 कर दिया गया है, शेड्यूल 6 को शेड्यूल 3 में कन्वर्ट कर दिया गया है, शेड्यूल 5 को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। तो अब ये जो 4th शेड्यूल रह गया वो क्या है? शेड्यूल 4 जो है वो है साइटीज। साइटीज का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन ट्रेड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। मतलब कि एक ऐसा कन्वेंशन है जो कि इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया भर पे लागू होता है। और ये कौन सी स्पीशीज के बारे में है? जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनका जो ट्रेड होता है देशों के बीच में, खरीद फरोख्त जो होता है ऐसे एंडेंजर्ड स्पीशीज के बॉडी पार्ट्स का, चाहे वो पौधे हो या जीव जंतु हो, उनके प्रोटेक्शन के लिए इस कन्वेंशन को बनाया गया था। 1963 में इसकी शुरुआत हुई थी वॉशिंगटन से। 1973 में इसको सिग्नेचर के लिए ओपन किया गया था। जब कोई इंटरनेशनल पॉलिसी बनाई जाती है तो उसको सारे देशों के पास भेजा जाता है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, इस पे आप सिग्नेचर करें, इसको रेटिफाई करें। तो भारत ने भी किया था और वो लागू हुआ था 74 या 75 से। पूरे दुनिया भर में साइटीज लागू हो गया था, मतलब कन्वेंशन ऑन ट्रेड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। लेकिन 2022 में जो अमेंडमेंट हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, उसमें शेड्यूल 4 में प्राणियों के प्रोटेक्शन साइटीज के अंतर्गत करने के लिए शेड्यूल 4 को क्रिएट किया गया अलग से 2022 के अमेंडमेंट में। तो 2022 के अमेंडमेंट में 4 शेड्यूल रह गए। शेड्यूल 1, 2 और 3 आपने समझ लिया है। शेड्यूल 4 जो है वो साइटीज को अपने देश में पूरी तरह से लागू करने के लिए और उसके तहत प्राणियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कि एंडेंजर्ड है और जिनका इंटरनेशनल ट्रेड होता है। अब ये साइटीज क्या है? इसमें 3 अपेंडिक्स हैं। जो पहला अपेंडिक्स है वो ये कहता है कि जो प्राणी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और जो विलुप्त होने के कगार पे है, मतलब एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, उन पर कोई भी ट्रेड नहीं होगा, उनके हर तरह का ट्रेड बैंड है। अपेंडिक्स 2 जो है वो उन प्राणियों के लिए है जो वल्नरेबल है या थ्रेटन्ड है, उन पर ट्रेड हो सकता है लेकिन बहुत लिमिटेड कंडीशन में। और जो अपेंडिक्स 3 है
उसमें उन प्राणियों का है ट्रेड जो कि लीस्ट कंसर्न है, मतलब अभी उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनका ट्रेड एक रेगुलेटेड वे में होना चाहिए। अगर कोई पौधा भी है या कोई जीव भी है जिसके किसी जिसका किसी तरह से देशों के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो वो रेगुलेटेड होना चाहिए, जिससे कि वो कल के तारीख में कहीं एंडेंजर्ड ना हो जाए। ये साइटीज का डिस्क्रिप्शन है। तो ये अमेंडमेंट थे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दिए गए हैं। अब मैं इस बात पे आती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका इंतजार आप भी कर रहे होंगे कि आखिर इसमें सजा क्या मिलती है। अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें सजा क्या मिलती है, और आप जानते हुए कोई क्राइम क्यों करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों ने भी इस तरह के कमेंट्स किए, हो सकता है उनको ये अजीब लगता हो कि उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग थे, दादा परदादा उनके दादा थे, वो तो जानवर भी पालते थे घर में, टर्टल भी पालते थे, चिड़ियों को भी पिंजरे में रखते थे, तो उनको लगता है कि आज ये कैसे इलीगल हो गया। उनके ज़माने में इलीगल नहीं था, या तब तक कानून था लेकिन उतना स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं हुआ था। लेकिन आपके ज़माने में ऐसा नहीं है। तो जो आपके घर में किसी समय पे होता था और जो नॉर्मल था उस टाइम के हिसाब से, वो आज के समय के हिसाब से एक क्राइम है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको क्या सजा मिल सकती है। देखिए, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, अगर पहली बार आप ऐसी कोई भी गतिविधि करते हुए पकड़े गए हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हंटिंग क्या क्या होता है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई भी गतिविधि करते हुए आप पकड़े गए जिसमें कि पॉइजनिंग भी इंक्लूडेड है, ये भी जो मैंने अभी वल्चर वाला वीडियो डाला था, जो मैं शुरू में बताना आपको भूल गई, जो वल्चर वाला वीडियो था, उस पर भी काफी डिस्कशन हुआ इस चीज को लेकर। तो जो पॉइजनिंग है, जो कि इनडायरेक्ट थी, मतलब गांव वालों ने जानकर उनको वल्चर्स को जहर नहीं दिया, उन्होंने जहर तो कुत्ते को दिया था जो उनकी बकरियों पे अटैक कर रहा था। लेकिन अगर खुले में कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है जो आसमान के नीचे है और आसमान से दिख रहा है क्लियरली, और उसके आसपास कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, तो वल्चर आएंगे उसको खाने। ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रक्रिया है। तो इनडायरेक्टली जो वल्चर्स की पॉइजनिंग हो गई, उसमें भी वो लोग फंसेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। उसको हंटिंग कहा जाएगा। आपने जान के जहर दिया, आप कैसे प्रूव करेंगे इस चीज को। अगर आपने किसी प्राणी को जहर दिया और उसको खा के वल्चर मर गया जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो वो भी आपका हंटिंग में ही आएगा। पॉइजनिंग जो है वो भी शिकार या हंटिंग के अंतर्गत ही आता है। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, तो उसके लिए जो फाइन निर्धारित किया गया था, 10,000 रुपए का फाइन था, और उसको जेल हो सकती थी 3 साल कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 7 साल। उसके बाद अभी जो अमेंडमेंट हुआ है, बीच में भी काफी अमेंडमेंट्स हुए थे, उसमें फाइन का अमाउंट दूसरे और तीसरे जैसे ऑफेंडर्स हैं जो पहली बार एक बार पकड़े गए और उसके बाद फिर दोबारा तिबारा भी पकड़े जा रहे हैं, तो वो 25,000 था जो पुराने अमेंडमेंट से थे उस हिसाब से। और जो जेल टर्म था वो वही मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 7 साल था। लेकिन अभी जो 2022 का अमेंडमेंट हुआ है, उसमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि जो फाइन का अमाउंट है उसको 25,000 से बढ़ा के 1 लाख तक कर दिया जाए, और वो पास भी हो गया है जहां तक मुझे पता है। जेल टर्म अभी भी उतना ही है। तो अगर आप 3 साल से लेकर 7 साल तक जेल जाना चाहते हैं, 25,000 या 1 लाख रुपए तक का फाइन आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इन क्राइम्स को खुशी खुशी करते रहिए। अगर आप पेट ट्रेड में आप तोतों को पिंजरों में बंद करके, मुनिया को, गौरैया को, डव्स को पिंजरे में बंद करके बेचना चाहते हैं, आप जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन ये आपके ऊपर लागू हो जाएगा। अभी जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे पकड़े गए थे जो तस्करी करके ला रहे थे तोते, उनको सजा मिलेगी, इसी के तहत मिलेगी। मालाबार जायंट स्क्विरल्स को मारा था एक व्यक्ति ने, वो खुद ही उसको इंटरनेट पे पोस्ट कर रहा था तो वो पकड़ा गया, उसको भी सजा मिलेगी। इसी तरह जो लोग जानवरों के बॉडी पार्ट्स बेचते हैं, उससे कोई दवाई बनती है या वो किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, आप उस ट्रेड में इन्वॉल्व हैं तो आप गुनहगार हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। जिस दिन पूरा सिंडिकेट पकड़ा जाएगा उस दिन आपका भी नाम आएगा, आपको भी उठाया जाएगा। तो जो बड़े बड़े लोग हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं, वो तो फिर भी बच जाएंगे, वो किसी तरह से अपने आप को छुड़वा लेंगे। लेकिन जो गरीब आदमी होता है, जो बीच में बहुत सारे लिंक्स होते हैं ना,
जो एक शिकारी होगा जो जिसको पैसा दिया जाएगा भाई तुम शिकार करके लाओ, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक उसके बाद और एक आदमी के पास जाता है, मिडिल मैन होते हैं 2-3। ये जो बीच के लेवल के जो लोग हैं, ये फँसते हैं और इनकी कोई नहीं सुनता। तो इसलिए अगर आप वीडियोज़ देखते हैं, आप रील्स देखते हैं और उसमें आपको कोई चीज़ बताई जा रही है अच्छी, तो उसको कृपया याद रखें, अपने आस-पास के लोगों को भी बताएँ। हो सकता है कि वो नहीं देखते हों, उनको नहीं पता हो, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरों को अवगत कराएँ कि रूल्स क्या हैं, लॉज़ क्या हैं अपने देश के, और उनको तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। लॉज़ को ना ही तोड़ें तो अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आज जो भी मैंने ये पॉडकास्ट में बताई चीज़ें, ये आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब आप किसी पक्षी को या किसी जानवर को पिंजरे में रखते हैं, अपने घर में एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे लोग रखते हैं, तो वो भी ना ही वो सिर्फ़ एक मॉरल आपकी तरफ से एक बुरा एक्ट है कि आप किसी को पिंजरे में रख रहे हो, उसकी आज़ादी को आपने छीन लिया। वो भी एक पनिशमेंट है, उसमें भी पनिशमेंट है, क्योंकि वो भी इल्लीगल है। वो पक्षी किसी जंगल के एनवायरनमेंट से, किसी जंगल के एटमॉस्फेयर से ही पकड़ के लाए गए हैं और उनको आपके पास बेचा गया है, आपने उसको खरीदा है। तो अगर आप खरीदना ही बंद कर देंगे, तो पेट ट्रेड अपने आप खत्म हो जाएगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे जॉब्स कर रहे हैं, आपके बच्चे भी अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उनको एनवायरनमेंट के बारे में संस्कार दिया जा रहा है, आप इको टूरिज्म को फॉलो करते हैं, आप वाइल्ड लाइफ रिट्रीट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलता है? इको टूरिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं रह गया है कि आप किसी जगह घूमने जाएं और कचरा फैला के वापस आ जाएं। इको टूरिज्म के तहत आपको एक जिम्मेदार टूरिस्ट की तरह घूमना है, एंजॉय भी करना है और कुछ नया सीख कर भी आना है। और जो वहाँ के लोग हैं, जो उस टूरिज्म के सहारे जिनकी ज़िंदगी चल रही है, उनका भी लाभ करना है आपको। तो जब आप जाते हैं किसी वाइल्ड लाइफ रिट्रीट में, नेशनल पार्क में, टाइगर रिज़र्व में घूमने जाते हैं, तो आप ये चीज़ें सीख कर आते हैं वहाँ से। तो उसको अप्लाई करिए अपने जीवन में। सबसे पहले से नो टू पेट ट्रेड, मतलब कोई भी जीव-जंतु को अपने घर में पालतू बनाकर पिंजरे में ना रखें। हाँ, आप कुत्ता पालें, बिल्ली पालें, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इनको आप पाल सकते हैं, ये खुद ही आपके पास आते हैं, ठीक है? आप चाहे इनको सड़क से उठाकर आप अपने घर में रखिए, अडॉप्ट कर लीजिए, या फिर आप कहीं से अच्छी ब्रीड लेकर आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। लेकिन जो जंगली जानवर हैं, जंगली पक्षी हैं, इनको आप अपने घर में पेट की तरह ना रखें, क्योंकि ये इल्लीगल है। जो भी आपको कहीं दुकान में पिंजरे में बंद मिला है, वो कहीं न कहीं से पकड़ कर लाया गया है, इसलिए वो इल्लीगल है। दूसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ये पॉइज़निंग का इंसिडेंट हुआ है, जो वल्चर वाला, इसके बारे में भी मैं कुछ और कहना चाहती हूँ कि शहरों में देखिए, कई बार ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि कुत्ते कई बार शहर में भी ऐसे फेरल डॉग्स हो जाते हैं। फेरल का मतलब ये है कि जो पहले डोमेस्टिकेटेड थे, लेकिन अब अपने वाइल्ड नेचर में वापस चले गए हैं। बड़ा मुश्किल है इनके साथ डील करना। फेरल डॉग्स का मेनेस हर जगह फैल गया है, लद्दाख से लेके हर जगह तक। वहाँ पर भी स्नो लेपर्ड पे अटैक किया था। अभी राजस्थान में ताल छापर होके आई, वहाँ पर ब्लैक बक के फॉन को मारा हुआ था फेरल डॉग्स ने। फेरल डॉग्स चिड़ियों पर भी अटैक करते हैं, बर्ड्स पर, जो माइग्रेटरी बर्ड्स, डक्स, गीज़ वगैरह आती हैं। लोगों के लाइव स्टॉक, मतलब जैसे शीप हैं, गोट्स हैं, जो गांव वाले हैं या पहाड़ों में जो लाइव स्टॉक रखते हैं, उन पर भी अटैक करते हैं, दूसरे कुत्तों पर भी अटैक करते हैं। तो ये बड़े डेंजरस होते हैं फेरल डॉग्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको किसी भी तरह से जहर दे के मार देंगे। उसके लिए अथॉरिटीज़ हैं, आप उनको कंप्लेन करिए। अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप दोबारा कंप्लेन करिए, उनसे हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करिए, अपनी प्रॉब्लम क्लियरली बताइए क्या है। तब तक आप अपने जानवरों की रक्षा किसी और तरीके से कीजिए। यदि आपके बकरियों पे अटैक हो रहा है, देखिए जिस समय आप चराने ले गए हैं, जाहिर सी बात है उनके साथ चरवाहे होंगे। बाकी टाइम आप उनको खुला ना छोड़ें, आप उनके लिए एक प्रॉपर प्रोटेक्टेड जगह बना दीजिए जहाँ पर कुत्ता अंदर ना आ पाए। अगर ऐसा तो नहीं है कि सारे ही कुत्ते पागल हो गए होंगे, एक दो कुत्ते ऐसे हो सकते हैं जो कि ज़्यादा अग्रेसिव है, बकरियों पे अटैक कर रहे थे, उनको जहर देना सॉल्यूशन नहीं है।
क्योंकि ज़हर देने की वजह से आपकी जो इस ये एक्ट था, इसकी वजह से 25 वल्चर्स की मौत हो गई, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं पहले से ही। और साथ ही आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के चपेट में भी आ गए, क्योंकि पॉइजनिंग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हंटिंग ही माना जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ट्रैपिंग, केजिंग, पॉइजनिंग, ट्रेड ऑफ एनिमल और एनिमल बॉडी पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स, ये सब कुछ शिकार में इंक्लूड होता है। तो आपका इरादा नहीं था वल्चर्स को मारने का, वल्चर्स का शिकार करने का, लेकिन आपने कर दिया है। तो इसको आपको अवॉइड करना है। क्यों ऐसा हम करें? हम क्यों लॉ को अपने हाथ में लें? कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अथॉरिटीज़ है, आप अथॉरिटी को बताएं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि किसी भी चीज़ से जब आप डील करते हैं, जो प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसका इमीडिएट और शॉर्टकट सॉल्यूशन मत ढूंढिए। आप प्रॉपर अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट कीजिए। उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए अथॉरिटीज़ हैं, आपकी हेल्प करने के लिए अथॉरिटीज़ हैं। और तब तक अपने सामान की रक्षा, जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए आप इंतज़ाम कर सकते हैं। उसको करने के लिए आप फ्री हैं। बजाय इसके कि आप कुत्ते को जहर दे दो, आप अपनी बकरियों को सुरक्षित कर लो। अगर आप उनको सुरक्षित कर लोगे, वो जिस भी तरह से कहीं बाहर भटक गई या ओपन में घूम रही थी जब कुत्तों ने अटैक किया, तभी तो अटैक किया होगा। अगर साथ में चरवाहे हैं उस समय अटैक करता है, तो चरवाहों के पास डंडा होता है, कुछ भी होता है, वो उससे डरता है कुत्ता। ऐसा नहीं है कि अगर 2 चरवाहे खड़े हैं तो कुत्ता सामने उसके अटैक कर देगा, इतनी हिम्मत नहीं होती है उसमें। ठीक है, तो आप बकरियों को ऐसे खुला ना छोड़ें। अगर उनकी सेफ्टी इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उस पर आप ध्यान दें पहले। क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट पॉइजनिंग, ऐसे ही एक इंसिडेंट मेरे ख्याल कुछ समय पहले राजस्थान में हुआ था, कुछ महीने पहले का है, जिसमें कि एक किसी मवेशी को मारा था, और उसमें मेरे ख्याल से किसी कार्निवोर ने उसको मारा था, और उसके लाश में, उसकी जो बॉडी थी उसमें जहर डाल दिया गया था, उस कार्निवोर को मारने के इरादे से। बड़ा कॉमन होता है ये, गांव वाले बहुत ज़्यादा करते हैं इसको। बहुत सारे एरिया से इसकी रिपोर्ट आई है, बाकी वाइल्ड लाइफ यूट्यूबर्स भी इसको कवर करते हैं कि मवेशी मार दिया गया बफर जोन में। खास करके जो भैंसें होती हैं, क्योंकि वो महंगी होती हैं, तो उनके जो कार्कस होता है उसमें जहर डाल देते हैं, जिससे कि जो टाइगर या लेपर्ड जिसने भी मारा है, वो जब अगली बार खाने आएगा तो वो मर जाएगा। लेकिन नतीजा क्या होता है? वल्चर्स भी उसको खाते हैं, और टाइगर और लेपर्ड भी एंडेंजर्ड हैं। अगर इनको भी जहर आपने दिया मारने के लिए, बदला लेने के लिए, तब भी आप हंटिंग के तहत पकड़े जाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वल्चर्स के लिए पकड़े जाओगे। अगर टाइगर जहर खाकर मरा, या आपने अपने खेत में बिजली का तार लगाया, एसी करंट छोड़ दिया उसमें, और उससे टाइगर चिपक के मर गया या लेपर्ड मर गया, तो वो भी आपके क्राइम है, हंटिंग में ही आता है वो भी। अब ये सोचिए कि उस कार्कस को कोई जैकल भी खा सकता था, कोई हायना भी खा सकता था। ये लोग भी स्कैवेंजर होते हैं, तो वो भी मर सकते थे। तो ये जानवर तो निर्दोष हैं। तो हमें ये सोचना है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा, और क्या हम वो नतीजा चाहते हैं, और उसके बाद हमारे साथ जो होगा, क्योंकि जो भी आप एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन तो आएगा, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो मुझे उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट में मैंने जो भी बातें डिस्कस की, वो सभी आप ध्यान से सुनेंगे। इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिए, क्योंकि ये हर किसी के काम की है। ऐसा मत सोचिए कि आप शहर में रहते हैं या हाई राइज में रहते हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको भी सुनना चाहिए ये, और इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसके बारे में आप और पढ़ें, और खुद उसके बारे में नॉलेज लें। तभी आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपने ग्रुप्स में इसको डिस्कस करें, क्योंकि वाइल्ड लाइफ या नेचर का कंजर्वेशन केवल कुछ एक हैंडफुल लोगों के लिए नहीं है। पूरी दुनिया के सब लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। दूसरे देशों में लोग कर रहे हैं, हमारे देश में भी कर रहे हैं लोग, तो आप भी करिए, इसका हिस्सा बनिए, सिटीजन साइंस का हिस्सा बनिए, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। और जब आप इसका हिस्सा बनेंगे तो आपको एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई देगी, जो आपकी भाग दौड़ की दुनिया से बहुत अलग है। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। इसके साथ ही इस पॉडकास्ट को ख़त्म कर रही हूँ, और अगले पॉडकास्ट के साथ जल्दी हाजिर होंगी आपके सामने। थैंक यू।